गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों आज का लेक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ये डील कर चुके हैं, कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन भी हम लोग लगा चुके हैं। याद है? रिवीजन करते हैं। कैपिटल में क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या होता है? कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो हमको देना होता है किसको? पार्ट बिजनेसमैन को, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग क्या होता है? जो वो अपने पर्सनल इसको निकाल लेता है, कुछ भी निकालेगा। अगर गुड्स निकालेगा तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कैश निकालेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई एसेट्स निकालेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जो भी निकालेगा वो हम उसके ड्राइंग को, उसके कैपिटल को ड्राइंग के नाम से डेबिट कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है तो हम लोग एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद करिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है और वो पैसा देता नहीं है, वो सामने वाला देता नहीं है, बिजनेसमैन लेता नहीं है, कहता है मेरे बाद में दे देना। तो बाद में देने का मतलब क्या होता है कि अब मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था बच्चों? ये बिजनेस के लिए इनकम था, इससे कैपिटल घट जाता है, फिर हम एंट्री पास करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेमेंट ऑन लोन, इसकी हम लोग बात करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हाँ सर देख रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक होगा क्या? लोन। ठीक है, लोन ए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। 45 मिनट्स में जितने भी टॉपिक कवर हो पाएंगे बच्चों मैं उतना ही करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगला होगा मेरा रिपेमेंट ऑफ लोन। ओके, रिपेमेंट ऑफ लोन। एक एक को हम लोग बहुत ध्यान से गहराई से पढ़ेंगे बच्चों, गहराई से। आइए बात करते हैं पहले लोन की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हाँ सर ये तुमको समझ में आ रहा है। तो जब बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी तो और कोई क्यों नहीं होगा बच्चों सेपरेट? हाँ ये बात तो सही है सर। तो ये था आपका बिजनेस। ये कौन है? बिजनेस। ओके अच्छा, इधर जो है हम बना देते हैं एक, ये बैंक बना दे रहे हैं, बैंक। ठीक है, इससे लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बच्चों पहली बात, लोन जो है वो है क्या? सर लोन तो कैश है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो मेरा ये कहना आपको कैसा लग रहा है कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक? सर हम तो कैश ले रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ हम तो कैश ही ले रहे हैं। लोन किसको कह रहे हैं? क्योंकि मुझको इसको देना है। ओह ये बात है। हाँ बच्चों 1 लाख रुपए लोन लिया बिजनेस ने और एट द रेट ऑफ 10% के 10% इसको इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, अब बताइए कि बिजनेस जो है इससे लोन ले रहा है। तो पहली बात, जब लोन लेगा तो क्या ये एंट्री पास करेगा? ठीक है ना, लोन ले रहा है कौन? बिजनेस ले रहा है। देखिए मैंने एरो इस तरह बनाया हुआ है। तो इसके पास क्या चीज़ आया? आया क्या? लोन थोड़ी ना आया, इसके पास तो कैश आया। अच्छा, तो एंट्री ये कर देगा। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 1 लाख। ओके सर। टू देना किसको है इसको? फ्यूचर में बैंक को देना है। किसको देना है? बैंक को देना है। तो इस बिजनेस को क्या करना है? फ्यूचर में बैंक को देना है। क्या कहा मैंने? फ्यूचर में बैंक को देना है, बैंक को देना है। अब जब देना है ये बात आ गया है तो इसका मतलब क्या हो जाती है? मेरी लायबिलिटी हो जाती है। और लायबिलिटी बच्चों जब बढ़ती है तो क्या होती है? सर जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तुम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे जल्दी बताइए? लिखेंगे क्या? टू बैंक। और मैंने बताया बैंक कौन होता है बच्चों? वेरी गुड, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है। और पर्सन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। हाँ सर बात तो सही है। तो पर्सन जब है इसके लिए सेम रूल अप्लाई होगा। तो क्योंकि मुझको इसको पेमेंट करना है फ्यूचर में, हाँ तो हम लोग क्या लिख देंगे? टू बैंक, आगे स्पॉट लगा दीजिए लोन, ताकि पता रहे कि बैंक से हम लोगों ने लोन लिया हुआ है। ठीक है ना, टू बैंक लोन। ओके, तो ये बैंक लोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि बैंक को पैसा देना है फ्यूचर में। और मैंने बताया था ये भी क्या है? एक पर्सन है। ये लीजिए, इसको कौन बनाया है? मानव द्वारा निर्मित है ये। अच्छा, इसकी पहचान अलग हो गई बच्चों। ठीक है, हाँ तो ये हो गया आपका क्या? मैंने लोन लिया तो लोन की मैंने ये एंट्री पास कर दी। ओके अच्छा, एक चीज़ और बच्चों जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है सर, वो क्या?
हो सकता है कि लोन कोई इंडिविजुअल दे तो बच्चा कोई भी पैसा देगा, कुछ भी अगर देगा, उधार देगा, तो जो आएगा आप उसको डेबिट कर देंगे और सामने वाला जो दे रहा है वो आपका फॉरेन क्रेडिटर बन जाएगा, मतलब फॉरेन लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि उसको आपको जिसे भी आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होगा फौरन आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, बस काम खत्म, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना? हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या करना चाहिए सर? दूसरा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने कहा ये क्या, ये बच्चों के लिए क्या? तो बताइए लोन क्या थी बच्चों? लोन क्या था? लोन एक लायबिलिटी थी। क्या थी? लायबिलिटी थी। और कौन सी लायबिलिटी थी? एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। ये कौन सी लायबिलिटी होती है? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ कौन होता है? यस, बिजनेसमैन। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताइए 1 साल गुजर गए बच्चों, 1 साल हो गए पूरे बिजनेस को लोन लिए हुए, तो अब क्या होगा? ये इसको देना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट। ठीक है ना? ये कौन है? ये बैंक है। तो अब क्या करेगा? अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मुझे तो इंटरेस्ट देना है। ये क्या कह रहा है? ओ मुझे तो क्या देना है? मुझे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला है? ये बिजनेस बोल रहा है। तो इंटरेस्ट देना है मतलब इसका ये कि इंटरेस्ट तो इसके लिए खर्चा और देना है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, तुरंत नहीं दे देगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन लीजिए, तुरंत कैश दे के थमा देगा उसको, पकड़ो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पहले वो क्या बनाएगा? पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगा, मतलब अपना खर्चा मान करके फॉरन अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेगा। तो इंट्री पास का क्या कर लेगा? बताइए 1 लाख दिया था 10% पे, 1 साल के बाद कितना इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर 1 लाख का 10% होता है 10,000। वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग इंट्री पास कर लेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। अब देना किसको है? इसको देना है ना, तुरंत नहीं दे रहा है। अगर तुरंत देता मैं लिख देता 2 कैश। अगर मान लीजिए हम तुरंत देते तो यहाँ पर लिख देते क्या? 2 कैश। ठीक है, ये भी हो सकता है। हम अगर तुरंत देंगे तो क्या लिख देंगे? 2 कैश। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कर दिया तो एंट्री पास कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 कैश। और अगर हम कहेंगे बाद में देना है या क्वेश्चन हमको स्पेसिफाई नहीं किया हो कि तुरंत दे रहा है या बाद में दे रहा है, तो आप हमेशा एज्यूम करिएगा कि वो बाद में ही दिया जाएगा। ओ ये बात है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 2 क्या था? बैंक लोन, यानी मेरी लायबिलिटी और इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया तो आप एंट्री आप डायरेक्टली तुरंत आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 कैश। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं दिया रहता, इंटरेस्ट ऑन लोन बस दिया रहेगा आपको, तो आपको बस ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 बैंक लोन। कहने का मतलब बस इतना है, अगर कैश कम होता है तो एसेट्स कम होगा तो हम लोग फौरन क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर बाद में अभी कुछ नहीं बोला होता है कि तुरंत दिया है या नहीं, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि बाद में देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? 2 बैंक लोन। ओके हाँ सर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 बैंक लोन। आपकी लायबिलिटी देखिए यहाँ पर भी बढ़ गई और इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से बढ़ गई। यहाँ पर पैसा आया, इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ी। यहाँ पर मेरा खर्चा हो गया और खर्चा होने के बाद मैंने पेमेंट अभी नहीं किया, बाद में देना है, इसलिए मेरी फिर से लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, सी वाला पार्ट भी यहीं पर पढ़ा देते हैं। सी क्या था जल्दी बताइए? सी क्या था? रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या था? रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन। आप लोग पूरा इसको अच्छी तरीके से लिखिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और लेजर फोलियो का कॉलम बना करके। ओके ओके सर। तो बच्चों रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब देखिए क्या होगा। ये आपका है बैंक। हाँ सर, ये आपका है बैंक। यहां पर कर दें थोड़ा सा। ये आपका है बैंक और ये कौन है? बिजनेस है। ठीक है ना? ये क्या कर रहा है? इसको वापस कर रहा है, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब टोटल अब उसको कितना रीपेमेंट करना था? 1,10,000। टोटल कितना उसको रीपेमेंट करना है? 1 लाख ये और 10,000 ये, टोटल कितना करना है? 1,10,000। उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो मान लीजिए पे कर रहा है ओनली 500। कितना कर रहा है पे? या 500 कर रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। 50,000 कितना पे कर रहा है? 50,000। तो मैंने कहा बच्चों जब 50,000 पे करेगा तो इस बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब अब जब 50,000 इसको दे देगा तो अब उसके बाद 50,000 उसको देना नहीं पड़ेगा। तो बताइए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों किस नाम से थी? सर वो थी बैंक लोन के नाम से थी। और हमको पता है जब लायबिलिटी घटती है तो क्या होती है? वेरी गुड, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या पास कर देंगे? बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी घट रही बच्चों। बैंक लोन अकाउंट डेबिट क्या कर देंगे हम लोग? 50,000। और क्या चला जाएगा मेरा? कैश। तो क्या लिख देंगे? 2 कैश अकाउंट। कितना? 50,000। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ नरेशन लिख देंगे फॉर इन रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ पर लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। फिर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर क्या? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यहाँ पर मैंने क्या किया? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। नरेशन बिना लिखे, याद रखिएगा बच्चों, बिना नरेशन लिखे आपका हमेशा, ठीक है। और यहां पर क्या लिख लेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फॉर बीइंग लगा सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। और यहां पर क्या लिख देंगे? फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या लिख देंगे? फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, ताकि हमको पता तो चले
कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एंट्री जो पास करें। तो बच्चों बिना नरेशन के आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना जो है, अब क्या बताएं, हमको शर्म आ रही है, ठीक है ना, मतलब बिना कपड़े के है ये समझिए, ये पूरी एंट्री बिना कपड़े की हो जाएगी। तो कपड़ा पहनाना है ना, हाँ सर, कपड़ा पहनने से आदमी खूबसूरत हो जाता है, तो बिना इसके जो है कभी भी नरेशन कंप्लीट नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आपको जब भी कुछ लिखेंगे तो नरेशन दीजिएगा, वरना आप इनकम्प्लीट माना जाएगा और बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। सिर्फ मार्क्स नहीं कटेंगे, आप बेवकूफ़ कहलाएंगे, है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था, मैंने पैसा रिसीव किया, उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ी। यहाँ मेरा खर्चा हुआ, उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ी। और यहाँ पर जब मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरी लायबिलिटी घट गई, किसकी वजह से, कैश मेरा चला गया। तो ये था बच्चों आपका लोन के बारे में कुछ बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल इजी था। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था, जल्दी बताइए। अगला पॉइंट था आपका ये बैंक। बच्चों ये बैंक से रिलेटेड हम सारी बातें अभी जानेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग एसेट्स के आएंगे, क्योंकि बैंक की बात हुई है, लोन उनकी, तो यहीं उससे रिलेटेड कुछ बातें हम करना चाहते हैं, उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एसेट्स के आएंगे। ओके, यस सर। तो बताइए बच्चों, सच सच बताइएगा, आप लोग सच सच बताइएगा, एक बिजनेस के लिए बैंक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस समय अदा कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बिना बैंक के कोई काम आजकल हो रहा है? नहीं सर। मैक्सिमम जितने भी लेन देन होते हैं सब कहाँ से होते हैं? बैंक से होते हैं, ठीक है ना। बिजनेस के जितने भी लेन देन मैक्सिमम होते हैं कहाँ से होते हैं? बैंक से होते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई भी बैंक है, यस बैंक, ठीक है, या आपका यूनियन बैंक, कुछ भी बैंक मान लीजिए, कोई भी बैंक मान लीजिए, कह रहा है कि कौन कौन से बताइए ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पर, यानी ये बैंक कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस बिजनेस को, बताइए। सिर्फ बिजनेस को नहीं, सारे इंडिविजुअल को, चाहे वो बिजनेस हुआ चाहे इंसान हुए, जितने लोग वहां पर होते हैं, ठीक है ना, इन सबों को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, फैसिलिटी बहुत सारी है, मैं कुछ बस गिनवाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए चेक फैसिलिटी, क्या देता है ये? चेक फैसिलिटी, यानी आप पैसा जो है देखे होंगे, आप कहने चेक काट करके दे देंगे, जाकर पैसा निकाल लेना, वही चेक फैसिलिटी होता है बच्चों। ये चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी चेक के थ्रू जो है पेमेंट जो है हमको दिलवाता है। कैश की जगह अवॉइड कर करके लोग ज़्यादातर किस में देते हैं करना, ताकि वो सिक्योर समझते हैं, चेक के थ्रू। वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी एक्सपेंसेस होता है किसका? इन लोगों का, चाहे बिजनेस हुआ चाहे इंडिविजुअल हुआ, इन लोगों के एक्सपेंसेस को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन जिस तरह से ये इंस्ट्रक्शन देगा, कौन जिस तरीके से बिजनेस या कोई इंडिविजुअल इनको इंस्ट्रक्शन देगा, मेरा ये पेमेंट कर देना, मेरा बिल का बिजली जमा कर देना, मेरा LIC का प्रीमियम जमा कर देना, ठीक है ना, यानी जितने भी काम ये कहेगा वो ये सब करेगा। तो एक्सपेंसेस भी किसके थ्रू होते हैं? हाँ, ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि इनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनके अकाउंट में से पैसा जो है माइनस हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव कर लेना, पैसा प्लस भी हो जाता है। तो एक्सपेंसेस यानी सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होता है, ये क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, क्या? कलेक्शन ऑफ इनकम, कलेक्शन ऑफ इनकम, यानी इनकम को भी ये कलेक्ट करते हैं। बैंक में ही इनकम ही कलेक्ट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, मेरा ये इनकम आएगा, इसको कलेक्ट कर लेना, ये भी कर देंगे। साथ साथ में बच्चों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अब ये क्या होता है, इसके पास, बिजनेस के पास मान लीजिए कि बहुत रेपुटेड बिजनेस है या कोई रेपुटेड इंडिविजुअल है, ठीक है ना, अगर इनके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी बैंक इनको क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। यानी कोई अगर चेक काट करके दे दिया और उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, इन लोगों में कोई बहुत रेपुटेड पर्सन है, वो जाके चेक काट करके दे दिया, तो बैंक वापस नहीं करेगा, उसको वापस नहीं करेगा, उस चेक का जो है वो पेमेंट कर देगा सामने वाले को, और बाद में इनसे कहेगा देखिए मैंने आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी मैंने जो है पेमेंट कर दिया, इसके बदले हम कुछ आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट है बच्चों, क्रेडिट है, जिसकी वजह से जो है ये बैंक इतना इसके ऊपर बिलीव कर रहा है कि हाँ ये बंदा जो है रिटर्न कर देगा, और बिना इसके बताए ये पहले ही पेमेंट कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, बाद में बताता है कि हाँ देखिए मैंने आपका जो है पेमेंट कर दिया था और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, उसके बदले मुझको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऐसा ये क्यों करता है? ताकि इसकी वैल्यू मेंटेन रहे, जिसकी नज़र में जिसको इसने चेक दिया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को क्या करता है? ये बैंक मेंटेन करता है। ओ, ये बात है। हाँ बच्चों, अच्छा, अब कितने तरीके के बैंक होते हैं बताइए? टाइप्स ऑफ बैंक बताइए, कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं? कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं आपको पता है? सर बैंक अकाउंट कौन कौन सा होता है? एक होता है करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, और जितने बिजनेसमैन होते हैं बच्चों, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो करंट अकाउंट ही खोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप जितनी बार चाहें पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें कोई भी आपको चार्ज यानी इंटरेस्ट नहीं मिलता, और कभी कभी आपसे कुछ चार्ज कर ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। उसके बाद होता है बच्चों ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जो आपके मम्मी पापा खोल करके रखे हैं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर लोग जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, कुछ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा, जल्दी बताइए सर? इस वाले में जो है लंबे समय के लिए लोग पैसा जमा करते हैं, इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। और एक होता है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट,
तो इसमें क्या होता है, कहा गया अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट एट अ फिक्स्ड इंटरवल, यानी हम लोग इसको एक फिक्स्ड अमाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है या तो मंथली या तो डेली या तो ईयरली, मतलब हम कह सकते हैं वीकली, चाहे जैसे भी लोग एक फिक्स अमाउंट जो है जमा करते हैं 5 साल या 10 साल के लिए, और उस पर उन लोगों को इंटरेस्ट जो है मिल जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये बात है। तो अब बात करते हैं बच्चों कौन सा बिजनेस में हम लोग यूज करते हैं, तो यही अकाउंट आपका नॉर्मली जो है करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है यूज होता है। ठीक है ना, अच्छा, यानी करंट अकाउंट ही बिजनेस में नॉर्मली चलता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई सर, क्या होता है बैंक क्या क्या करता है हमारे साथ, और उसके बाद कौन कौन सी तरह के अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं। और इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ सर, क्या, और देखिए मैं आगे बताना चाहता हूँ कि चेक नाम की जो चिड़िया है ना, यानी हम लोग ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड करते हैं, चेक से, यानी बैंक से जब हम लोग जैसे मान लीजिए कैश में यहाँ पर मैंने ऊपर लिखवाया है, जहाँ पर भी कैश आया है, ये सब ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू भी हो सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक। ठीक है ना, तो चेक की बात मैं करूं पहले, चेक क्या था। तो चेक बच्चों दो तरीके हो सकता है, या तो हम लोग चेक रिसीव करेंगे, बताइए हाँ सर, या तो हम लोग चेक रिसीव्ड करेंगे, या तो हम लोग चेक इशू करेंगे। इशू करने का मतलब होता है मैं चेक काट रहा हूं, मैं अपना सिग्नेचर करके दे रहा हूं। रिसीव करने का मतलब कोई हमको काट करके चेक दे रहा है। ठीक है ना, अच्छा, रिसीव में अब दो तरीके का चेक हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रिसीव में दो तरीके का चेक हो सकता है, एक हो सकता है बियरर, कौन सा चेक हो सकता है, बियरर, और एक हो सकता है आपका क्रॉस्ड, कौन सा चेक हो सकता है, क्रॉस्ड। एक होता है बियरर चेक हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा बच्चों, बियरर चेक मतलब खुला हुआ, कोई भी जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्रॉस में जब क्रॉस ऐसे उस पर जो है चेक ऐसे रहेगा ना, तो ऐसे से क्रॉस कर दिया जाएगा, यानी जिसका उस पर नाम रहेगा या वो सबको नहीं मिलेगा, सबको पेमेंट मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ पेई के अकाउंट में जो पैसा जाएगा। ठीक है, और बियरर चेक मतलब खुला हुआ चेक। ठीक है, तो यहां पर देखिए या तो बियरर चेक होगा, तो जब बियरर चेक आपको मिलेगा तो आप जो है एंट्री कर लीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, यानी आपको बैंक अकाउंट तब लिखने की जरूरत नहीं है, तब आप कैश अकाउंट को डेबिट या कैश अकाउंट को यहां पर क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। लेकिन अगर क्रॉस्ड चेक है, क्योंकि वो बैंक में उसका पैसा पहुंचने वाला है, इसलिए तब आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये बात है, हाँ बच्चों ये बहुत बारीकी बात है जो नॉर्मली बच्चे जानते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। तो बियरर चेक आपको मिलेगा तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रॉस्ड चेक मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बियरर चेक जो होता है खुला हुआ चेक होता है, जो पाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्रॉस चेक उसी को मिलेगा जिसके अकाउंट में, जिसके हाथ में वो चेक रहेगा। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए सर, अब क्या करेंगे। यहां पर भी उस तरह उस इशूड में भी हो सकता है दो तरीके का, या तो बियरर चेक होगा या तो क्या होगा, क्रॉस चेक होगा, या तो बियरर होगा या तो क्या होगा, क्रॉस चेक होगा। ओके, तो बच्चों यहां पर भी क्या होगा, अगर बियरर चेक है तो हम लोग जब इशू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो है पैसा क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, यहां पर कैश नहीं, यहां पर आपका बैंक से पैसा जा रहा है, तो आप यहां पर भी लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रॉस्ड होगा तब भी आप लिखेंगे बैंक, सॉरी क्रेडिट लिखेंगे ना, क्रेडिट है। उसी तरह यहां पर भी लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा ये बात है, हाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो जब आप रिसीव करेंगे तो अगर बियरर चेक है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। याद रखिएगा, दोनों में यहां पर बैंक इश्यू करते हैं तो बैंक करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, इसलिए मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इन दोनों केस में, चाहे बियरर चेक मैं दूं किसी को, चाहे मैं क्रॉस चेक दूं, ठीक है ना, दोनों केस में मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर मैं रिसीव करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर रिसीव करूंगा और क्रॉस चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा चेक है, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा क्रॉस चेक मानेंगे। क्या मानेंगे, क्रॉस चेक मानेंगे। क्वेश्चन में अगर नहीं पता, और नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ठीक है ना, कौन सा चेक है, बियरर है या क्रॉस्ड है, तो आपको क्या हमेशा अज्यूम करना है कि वो क्रॉस्ड चेक ही है। ठीक है ना, आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, तो जल्दी देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ओपन अ करंट अकाउंट विद यस बैंक बाय डिपॉजिटिंग 2500 एज इनिशियल डिपॉजिट, और फिर उसका दूसरा है रिसीव 25,000 बाय चेक फ्रॉम श्रीनाथ, 25,000 रुपये मैंने चेक रिसीव किया श्रीनाथ से। गुड्स परचेज फॉर कान्हा फॉर 11,000 एंड पेड बाय चेक, कान्हा से जो है गुड्स परचेज किया और उसको चेक से पेड किया। सैलरी पेड 2,000 बाई चेक, सैलरी पेड किया चेक से 2,000 का। उसके बाद कैश विदड्रॉन फ्रॉम यस बैंक 5,000 फॉर ऑफिस यूज, और मैंने कैश विदड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, कितना बैंक से कितना किया, 5,000 रुपये किया। तो चलिए एक एक को हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं बच्चों। तो पहले वाले का बताइए, ओपन करंट अकाउंट यस बैंक डिपॉजिट 2,500, तो बताइए सही सही, ये बिजनेस है, हाँ ये बिजनेस है। ये बैंक है, हाँ सर बैंक है। तो आप यहाँ पर जो है बैंक में जाकर के क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अकाउंट। तो आपके वहाँ से जा क्या रहा है, सर मेरे वहाँ से कैश जा रहा है, और यहाँ पर खुल क्या रहा है,
मेरा खाता खुल रहा है, यानी बैंक को आप दे रहे हैं। पाने वाला डेबिट इस तरीके से भी देख लीजिए, और दूसरा तरीका क्योंकि ये आपसे रिसीव कर रहा है ना, याद करिए डेबिट द रिसीवर, तो पाने वाला डेबिट तो है ही है। और एक चीज़ हो रहा है बच्चों, आप फ्यूचर में वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। वो बताइए फ्यूचर में आप उससे बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे, यानी पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहेंगे आप उसे मांग लेंगे। तो ये कौन हो गया, आपका डेटर हो गया। तो जब पैसा आप देते हैं यहाँ पर बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक आपका हो कौन जाता है, सर बैंक मेरा हो जाता है डेटर, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कहूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझको इससे लेना है बाद में कितना 2500 और क्या चला गया बच्चों, कैश चला गया। और कैश इज एसेट्स, एसेट जब घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। यानी एक एसेट बढ़ रहा है, मेरा डेटर है, ये हो गया क्योंकि मैं इसे फ्यूचर में लूंगा। और उसके बाद टू कैश अकाउंट 2500, तो पहला तो हो गया। दूसरा देखते हैं, रिसीव्ड 2500 बाई चेक फ्रॉम सिद्धार्थ। बताइए रिसीव किया 25,000 बाई चेक फ्रॉम सिद्धार्थ। बताइए जो मैंने रिसीव किया 25,000, कहीं यहाँ स्पेसिफाइड है कि बियरर है या क्रॉस्ड है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि क्रॉस्ड है। तो आपने रिसीव किया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 25,000। क्यों, क्योंकि आपने चेक रिसीव किया, तो आप ये मान करके चलेंगे कि मैंने जो चेक रिसीव किया वो मेरे बैंक में ही जाएगा और मुझको ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्रॉस चेक मान रहे हैं, तो आपने यहाँ पर क्या एंट्री पास कर ली, रिसीव 25,000 को मैंने चेक रिसीव किया किससे, श्रीनाथ से, तो मैंने यहाँ पर एंट्री क्या पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। और टू कौन दिया है, बताओ कौन दिया है, वेरी गुड बच्चों, नाम था उसका श्रीनाथ, कितना 25,000, ठीक है। तो उसने मुझको, मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, और देने वाला कौन था, श्रीनाथ था, ठीक है। श्रीनाथ मेरा डेटर रहा होगा या कोई बंदा रहा होगा जो मुझको दे रहा है, तो आज मुझको दे रहा है तो मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। वैसे उनको पता है देने वाला क्रेडिट होता है कि नहीं, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम कान्हा 11,000 पेड बाई चेक। मैंने गुड्स परचेज किया कान्हा से 11,000 का, और मैंने चेक से पेड किया। जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा, परचेज इज एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितना 11,000, और मैं चेक से पेड कर रहा हूं, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या मान लूंगा, क्रॉस चेक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बैंक। जब भी हम लोग इश्यू करेंगे, जब भी हम लोग पेड करेंगे चेक से, तो याद रखिएगा हमेशा टू बैंक लिखेंगे, चाहे वो बियरर चेक हो या क्रॉस चेक हो, मुझे इससे मतलब नहीं होता है। बस रिसीव करने वक्त ध्यान देते हैं कहीं बियरर तो नहीं, अगर बियरर रहता तो हम लोग कैश अकाउंट लिख देते हैं। अच्छा ये बात है, हाँ। तो लिख देंगे का परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा जब मैं चेक से पेमेंट करूंगा। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या है अगला, सैलरी पेड 2,000 बाई चेक। मैंने सैलरी पेड किया, और सैलरी क्या है, सैलरी के एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 2,000, और चेक से पे किया बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बैंक कितना 2,000। बस बच्चों बस, कैश विदड्रॉन फ्रॉम यस बैंक 5,000 फॉर ऑफिस यूज। कैश विदड्रॉ किया यस बैंक से 5,000 रुपये, कहाँ किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो कैश विदड्रॉन किया यानी कैश मेरे पास आ जाएगा, तो कैश आएगा, कैश एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000। और बैंक मेरा क्या था, डेटर था, अब डेटर मेरा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसको पैसा दे रहे थे तो मैं उसको डेबिट कर रहा था, पैसा निकाल रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अब वो उतना वो देगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हाँ सर आपने यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी आपका डेटर जो है 5,000 से कम हो गया। बस बच्चों बस समझ में आ गया ना। हाँ सर, आप नरेशन मत लिखना भूलिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप टेंशन किए उसको इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिएगा कि हमने किया क्या है। ओ ठीक है, हाँ। तो ये था बच्चों आपका बैंक से रिलेटेड कुछ बातें। तो आप याद रखिएगा हमेशा चेक की बात होगी तो चेक या तो हम रिसीव करते हैं या तो इश्यू करते हैं। रिसीव करेंगे तो दो तरीके का चेक होता है, या तो बियरर होगा या तो क्रॉस्ड होगा। अगर बियरर खुला चेक होता है तो हम उसको जब रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन क्रॉस्ड है रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद इशू करने पे दोनों पे हम लिखते हैं टू बैंक। इशू करने का मतलब हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो टू बैंक यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। ओके, लेकिन याद रखिएगा, और अगर कुछ ना स्पेसिफाइड है तो हमेशा क्या मान लेते हैं कि हाँ वो कौन सा चेक होगा, वो हमेशा क्रॉस चेक ही होगा, कुछ ना कहा गया। और नॉर्मली कुछ कहा नहीं जाता है तो आपको मान करके चलना होता है कि वो क्रॉस चेक ही होता है। ओके सर। तो बच्चों ये था कुछ इससे रिलेटेड बातें जो मैंने आपको बता दी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़िए। तो अगला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना एसेट्स। अब आते हैं बच्चों किस पे, एसेट्स पे। तो आइए देखते हैं एसेट्स होता क्या है। क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं, है कि नहीं। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये 1 2 3, ये आपका हो गया 4th पॉइंट एसेट्स। एसेट्स के बारे में हम लोग कितनी बातें सीखेंगे, देखिए मैंने 3 बातें आपको बताई थी। या तो हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं, अच्छा परचेज 2 तरीके से करते हैं, या तो कैश में परचेज करेंगे या तो क्रेडिट में परचेज करेंगे। उसके बाद या तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर हम लोग जब इसको यूज़ कर लेते हैं तो 1 साल के बाद इसकी डेप्रिसिएशन इस पर लगाते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग या तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। यही चीज़ हो सकती है ना, पुरानी चीज़ें होती है तो हम लोग कभी कभी बेच देते हैं। हाँ सर।
तो आइए बच्चों पहले हम बात करते हैं एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए कोई भी एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या क्या लिखेंगे, तो उसका कॉस्ट तो लिखेंगे बच्चों, जो उसकी कॉस्ट होगी वो तो हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए है, प्लस उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा मान लीजिए हो गया 10,000, जो उसको इंस्टॉल करने का जो वर्कर आया था उसको जो मैंने वेजेस दिया उसका खर्चा, ठीक है, जो कैरिज भाड़ा लगा उसको लाने का उसका खर्चा। कहने का मतलब अप टू रेडी टू यूज जब तक ना हो जाए, क्या कहा मैंने, अप टू रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक वो एसेट्स, तब तक के सारे उस खर्चे जो होते हैं उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड होते जाते हैं। जैसे 1 लाख की मशीन नहीं कहलाएगी, ये जितने भी खर्चे होंगे सब उसमें ऐड होते जाएंगे जब तक वो एसेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए। जैसे मैं एक मशीन लेकर के आ रहा हूँ 1 लाख का है, उसको लाने के लिए भाड़ा दिया 5,000 रुपये, फिर उसको इंस्टॉल करने का जो मैंने दिया 5,000 रुपये, तो 1,10,000 हो गया। फिर उसका उसको रनिंग करने के लिए कुछ लगे होंगे खर्चे, उसको मैंने 2,000 रुपये दिया, हो गया 1,12,000। तो अब उस एसेट्स की वैल्यू 1 लाख नहीं थी, कितनी हो गई, 1,12,000, 1,20,000 जो भी होगा। तो अप टू रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे एसेट्स की वैल्यू में हम उसको जोड़ते जाते हैं और सब के सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते जाते हैं, उसमें जोड़ते जाते हैं। ओके। तो आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, ये है बिजनेस। हाँ सर ये है बिजनेस, और मैंने कोई एक फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए मैंने क्या परचेज किया, परचेज्ड अ फर्नीचर रुपीज 10,000, ठीक है ना। और ये बंदा कौन था, ये था जो है रोहन, जिसकी इसी की दुकान है, शॉप की इसके पास, इसी की शॉप है, फर्नीचर की शॉप है, शॉप ऑफ फर्नीचर किसके पास शॉप है, ठीक है ना, ये है बंदा रोहन। तो मैंने इसे फर्नीचर परचेस किया। तो बिजनेस के पास क्या चीज आया, जल्दी बताइए। वेरी गुड। बिजनेस के पास आया बच्चों फर्नीचर, और फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स मैंने परचेस किया, तो मान लीजिए और कोई मैंने खर्चा नहीं दिया, मान लीजिए चलिए 1,000 रुपये मैंने उसको लाने का भाड़े वाले को दे दिया, तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी हो गई, चलिए भाड़े वाले को मैंने दे दिया, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी हो गई, 11,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने उसको लाने तक का जो है 11,000 रुपये टोटल मेरा पड़ा उस पर कॉस्ट। तो अब बताइए मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, फर्नीचर इज एसेट्स। याद रखिएगा जब हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं बच्चों तो एसेट्स को एसेट्स के नाम से लिखते हैं, लेकिन जब गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स को हम लोग परचेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। जिसमें हमको बिजनेस करना होता है उसको हम लोग परचेज लिखते हैं, और जिसके थ्रू बिजनेस करना होता है उसको जिस नाम से हम लोग परचेज करते हैं उसी नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो मेरे लिए एसेट्स होता है। तो फर्नीचर मैंने परचेज किया, बिजनेस में इसको यूज करना है तो ये मेरे लिए एसेट्स है। अगर मेरा नेचर यही होता कि हम फर्नीचर बेचेंगे सेल करेंगे तो ये मेरे लिए गुड्स हो जाता, तो मैं यहाँ पर फर्नीचर नहीं लिखता, तो मैं क्या लिखता, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूं तो इसलिए मैं अब एसेट्स का नाम लिखूंगा, और क्या यहां पर लिखूंगा जल्दी बताइए, कहूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओ ये बात है। हाँ बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 11,000, क्योंकि उसकी कॉस्ट टोटल कितनी पड़ गई, 11,000 पड़ गई, ठीक है। 11,000 ना करके चलो 2,000 रुपये मान लो इसने भाड़ा दिया, 2,000 रुपये, 12,000 रुपये, अच्छा लगेगा ताकि राउंड फिगर रहे तो अच्छा लगे। अच्छा 12,000 हो गया। अब मैंने क्या किया, एक एसेट्स आया और मेरा कैश चला गया, टू कैश मैंने कितना कर दिया, 12,000। बच्चों अगर ये फर्नीचर जो यहां पर मैं परचेज कर रहा हूं कैश में, अगर मैं इसको पेमेंट ना करता, इस बंदे रोहन को अगर मैं पेमेंट ना करता तो मैं क्या करता, अब बताइए। यानी अब मेरा ये क्या बन जाता, क्योंकि उसको मुझको फ्यूचर में देना होता, तो मेरा ये क्या बन जाता, क्रेडिटर बन जाता। और क्रेडिटर ये नहीं बनता, इसका बिजनेस बनता, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इस बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड कर लेता, क्योंकि ये बिजनेस मेरा क्रेडिटर बन जाता। मैं लिख देता टू क्या नाम है इसका, टू शॉप ऑफ फर्नीचर अकाउंट, यानी इस बिजनेस का नाम ही इसका, ठीक है ना। तो टू शॉप ऑफ फर्नीचर अकाउंट। इफ अगर होता तो, इफ जैसे उधार अगर हम लेते तो, ठीक है ना, अगर उधार में हम लोग इसको लेते तो ये मेरा क्या बन जाता, क्रेडिटर बन जाता, क्योंकि मुझको इसको फ्यूचर में पेमेंट करना था। ये दोनों चीजें हो चुकी। कैश में ले लिया तो मैंने टू कैश, अच्छा, और उधार लेता तो मैं क्या लिख देता, उसका नाम लिख देता। सर अगर दोनों में लेता तो बच्चों दोनों में लेता तो मान लीजिए 12,000 रुपये का मैंने परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट में भी 12,000, और 5,000 रुपये मैंने उसको कैश दे दिया, तो टू कैश 5,000, और बाकी का 7,000 रुपये मेरा उधार हो जाता, तो लिख देता टू, यहाँ पर लिख देता टू शॉप ऑफ फर्नीचर 7,000, ऐसे करके। बस समझ में आ रहा नहीं है ना, हाँ सर बना ही देते हैं बच्चों। तो ये था आपका, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन अगर दोनों हो रहा है, यानी आधा दे रहे हैं पैसा आधा नहीं दे रहे तो क्या होगा, तो यहाँ वो भी लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000, टू कैश मेरा चला जाता कितना, 5,000, और टू नाम इसका क्या होता, शॉप ऑफ फर्नीचर कितना, 7,000। बस बच्चों बस, यहाँ पर मैंने फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पर भी फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पर मैंने दोनों में परचेज किया, कैश और क्रेडिट दोनों, और यहाँ पर या तो सिर्फ कैश या तो सिर्फ क्रेडिट परचेज किया। क्लियर, ओके सर। तो ये था बच्चों आपका फर्नीचर, ठीक है, जब हम लोग परचेज करते थे। अगला पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। ये ए पॉइंट था, ये किसके बारे में था, ये परचेज ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स आप परचेज करिए, इसी तरह फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है ना। हाँ सर ओके।
अगली बात आती है बच्चों डेप्रिसिएशन। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, नाइस चिड़िया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहा मैंने? नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बच्चों इसके बारे में पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बस इतना समझिए। नॉन कैश का मतलब ऐसा खर्चा जो मेरा कैश में नहीं होता है, इससे मेरा नुकसान तो होता है। एक्सपेंसेस तो है, मेरा बिजनेस का एक्सपेंस तो है, और ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस, ठीक ना। ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस, जो बिजनेस हम लोग करते हैं, इसलिए कहा गया नॉन कैश ऑपरेटिंग बिजनेस। ऐसा खर्चा है जो ऑपरेशन का ही है लेकिन कैसा हो रहा है, वो नॉन कैश है। तो कहा गया डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, बस इतना समझिए। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? खर्चा होता है। एक साल बाद मैंने मशीन को यूज किया, इसको यूज किया, और एक साल के बाद मान लीजिए उसमें घिसावट आ गई, और घिसावट कितना परसेंट लग रहा है? उसका 10% लग रहा है। तो अब मान लीजिए 10,000 की मशीन थी, तो 10,000 की मशीन मैं अभी ले रहा हूँ, तो 10,000 की मशीन को जब मैं लूंगा तो 10,000 रुपये घिसावट कितने की हो गई? 10% हो गई। या चलिए 12,000 की कॉस्ट पड़ गई, तो उसका 10% हम लोग कर लेते हैं, तो 12% 10% कितना हो जाएगा सर? 1200 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। कहेंगे भैया डेप्रिसिएशन जब खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, कहेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितना कितना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 1200। क्योंकि बच्चों जो फर्नीचर था ना, फर्नीचर कुछ ना कुछ कहीं से टूट जाएगा, घिस जाएगा, कहीं से कुछ टूटा फूटा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 1200। और 2 एसेट्स की वैल्यू इसकी क्या हो गई? कम हो गई। पैसा थोड़ी में जा रहा है, इसलिए कहा गया नॉन कैश। पैसा नहीं जाएगा लेकिन आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। जैसे हम लोग जानते हैं एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू फर्नीचर। बस बच्चों बस। फिर यहाँ पर लिख देंगे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, लिख देंगे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। आप लोग नरेशन यहाँ पर बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे क्या? फॉर फर्नीचर परचेज, ठीक है। फॉर कैश यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर फर्नीचर परचेज फ्रॉम क्रेडिट, क्रेडिट मैंने परचेज किया, या फ्रॉम इसका नाम लिख देंगे फ्रॉम शॉप ऑफ फर्नीचर। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मैंने अगर दोनों ही किया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट, दोनों पे मैंने यहाँ पर परचेज किया है, ठीक है। हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग जो आप नरेशन सेट कर सकते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा डीपली जो है उसका समझाने वाले नहीं है। इंग्लिश तो आती होगी, हाँ सर थोड़ी बहुत तो आती है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला है मेरा पॉइंट सेल। सेल करना। अब सेल करने का मतलब ये होता है कि या तो फर्नीचर जो मैंने जो परचेस किया है, तो बच्चों जो सेल मैं करूंगा उस एसेट्स को या तो मैं सेल करूंगा उसको प्रॉफिट पे, उस एसेट्स को या तो मैं सेल पुराना हो जाने पे, या तो मैं उसको सेल करूंगा लॉस पे। हाँ सर वेरी गुड, या तो प्रॉफिट पे होगा या तो लॉस पे होगा। तो देखिए बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब प्रॉफिट पे, जैसे मान लीजिए आज उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है सर, आपने जब परचेस किया था तो 12,000 का उसका पड़ा था, आपने यहाँ पर लेस कर दिया, तो 12,000 में से आपने 1200 माइनस कर दिया, तो ये आपका निकल करके आ गया 10,800। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। उसकी वैल्यू आज कितनी है? 10,800 है। एक साल के बाद मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो अगर मैं उसको प्रॉफिट बेचूंगा तो मान लीजिए उसको हम 11,000 में हम बेच रहे हैं, और अगर मैं लॉस पे बेच रहा हूँ तो मान लीजिए उसकी वैल्यू हम 10,000 मैंने लगा दिया। तो दोनों हो सकता है, या तो प्रॉफिट बिके या तो लॉस पे बिके। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो पहले हम बात करते हैं इसकी 11,000 पे अगर प्रॉफिट हम सेल कर रहे हैं, तो बताइए बिजनेस के पास क्या चीज़ आएगा? बताइए उस फर्नीचर को सोल्ड करने पे बिजनेस के पास क्या चीज़ आएगा? जल्दी बताइए। मैंने एक फर्नीचर था, इसकी जो वैल्यू है इसकी मैंने यहाँ पर लिख दी 10,800 है। अब मैं इसको बेच रहा हूँ बच्चों, इसको सेल कर रहा हूँ। तो बताइए जब हम लोग सेल करेंगे तो आज इसकी वैल्यू 10,800 रुपये, और मैंने इसको सेल किया कितने में? तो पहला पॉइंट मैंने इसको सेल कर दिया 11,000 में। तो चलिए 11,000 में सेल करते हैं, तो देखिए एंट्री क्या होती है। बताइए मेरे पास क्या चीज़ आएगा? क्या चीज़ आएगा? वेरी गुड, मेरे पास पैसा आएगा। और पैसा कैसे आ सकता है? बैंक में भी आ सकता है और कैश में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं या तो कैश में आएगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और नॉर्मली बच्चों जब एसेट्स को हम लोग परचेस करते हैं या एसेट्स को सेल करते हैं तो आप बैंक ही लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो हर जगह आप बैंक लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ें हमेशा बैंक से ही खरीदी जाती हैं। बैंक वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बैंक आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। या तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अकाउंट में नहीं आएगा तो कैश में आएगा, तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितना कर देंगे? बताइए पैसा कितना आ रहा है? सर पैसा आपके पास आ रहा है 11,000। मैंने कहा वेरी गुड 11,000। अब बताइए एसेट्स जा कितने का रहा है? सर एसेट्स आपका जा रहा है ना 2 कर दीजिए। मैंने कहा कितने का बच्चों? तो कहा आप लोगों ने सर 2 फर्नीचर। मैंने कहा फर्नीचर एसेट्स है ना मेरा, हाँ जा कितने का रहा है? तो आपने कहा सर 10,800 का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10,800। एसेट्स जब घटता है तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अरे सर मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? 200 रुपये इधर देखिए ज़्यादा है। हाँ बच्चों ये मेरा इनकम है, ये बिजनेस का क्या है? इनकम है। बिजनेस के लिए हो गया ये इनकम। और कैसा इनकम है? एबनॉर्मल गेन है बच्चों, ये कभी कभी होता है, ठीक है ना। ये बिजनेस का रेकरिंग नेचर का इनकम नहीं है, ये कभी कभी होने वाला इनकम है। तो मैं इनकम चाहे जैसा भी हो, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टू प्रॉफिट ऑन, जिस नाम से हम लोग इनकम को पाएंगे उस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
या आप एक वर्ड यहां पर लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों लिखते हैं बच्चों, हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझिए, या तो आप लिखिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपको इनकम हो कहीं से तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरह जब कोई नुकसान हो तो आप क्या लिख सकते हैं, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस। ओके 200। चलिए ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा सर, दूसरा मैंने कहा क्या बच्चों, क्या आपने कहा लॉस में अगर बेचेंगे तब, मैंने कहा ये लीजिए, ये है फर्नीचर मेरा 10,800 का, और 10,800 का मैंने उसको बेचा कितने पे, 10,000 पे सोल्ड किया। अब जब मैं 10,000 सोल्ड करूँ मेरे अकाउंट में पैसा कितना आएगा, तो कहा सर बैंक में आपके पैसा आएगा या कैश में आएगा। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, समझ तो गए, कितना आएगा, 10,000 आएगा। फर्नीचर जा कितने का रहा है सर, फर्नीचर जा रहा है मेरा 10,800 का। तो टू फर्नीचर, और एसेट जब घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कितना 10,800। और बताइए बच्चों इतने का जा रहा है, मेरा नुकसान कितने का हो गया, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर आपका नुकसान हो गया 800 का। तो मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान होता है या लॉस या एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या आप एक वर्ड लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जब आपको नुकसान हो तो एक वर्ड लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जब फायदा हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर नुकसान हुआ तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर फायदा हुआ लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। ओके ओके, चलिए ये बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग किस पे डील करें, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, देखते हैं हमारा अगला क्या मॉड्यूल। बच्चों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं जो है जहन से उतर गया था तो बताना मैं चाह रहा हूं कि जब आप परचेस करते हैं तो वैल्यू को तो ऐड करते हैं, लेकिन जब आप सेल करते हैं ना, तो सेल आप करेंगे तो सेल करने में अगर कोई कमीशन वमीशन आपको देना पड़ रहा है तो आप जब उस प्राइस में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी याद रखिएगा, जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर कुछ खर्चे अगर हो रहे हैं तो उस खर्चे को आप जोड़ करके नहीं लिखेंगे कि हाँ ये जो मेरा इनकम जो है उससे हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सेल किया, एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये थी, आप उसको सेल करवा रहे हैं और 2,000 रुपये उसके ऊपर कमीशन सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपये का और 2,000 रुपये सामने वाले को क्या कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, उसको सामने वाले को कमीशन देंगे। तो अब आप ये कहेंगे कि मैंने उसको 12,000 में सेल किया, ऐसा नहीं है, आपने उसको सेल किया एक्चुअल में कितना, 10,000 में ही। तो अगर 12,000 में सेल लिखा हुआ और 2,000 उसमें कमीशन है इंक्लूड, तो उसको 2,000 को क्या कर देंगे, आप लेस कर देंगे। इस बात को आप नोट करिएगा। यानी जब हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं। तो कहा गया ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल अमाउंट इज टेकन एज द सेलिंग प्राइस इन द जनरल एंट्री फॉर द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी जब भी बच्चों हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, जब हम कोई एसेट फिक्स एसेट सेल करते हैं, तो उसके सेलिंग प्राइस में से अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो उसमें हम लोग उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, 12,000 का अगर है टोटल मैंने सेल किया, इसमें जो है एक्सपेंसेस का ही मैंने पैसा लिया, मतलब वो सेलिंग एक्सपेंसेस भी कुछ लगे हैं हमारे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 2,000 रुपये मान लो लगे हुए थे, तो एक्चुअल में उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,000 है। ठीक है ना, तो हम ये अमाउंट लेंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।